हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल साइंस एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 1। और ये आपका बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। दबाव या गर्मी के तहत पदार्थ को पूरी तरह पिघलाए बिना ठोस द्रव्यमान बनाने और संघनित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग ए सॉलिड मास ऑफ मटेरियल अंडर प्रेशर या हीट विदाउट कंप्लीटली मेल्टिंग इट इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? सिंटरिंग कहते हैं इसे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दबाव या गर्मी के तहत पदार्थ को पूरी तरह पिघलाए बिना ठोस द्रव्यमान बनाने और संघनित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग ए सॉलिड मास ऑफ मटेरियल अंडर प्रेशर या हीट विदाउट कंप्लीटली मेल्टिंग इट इज कॉल्ड सिंटरिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है आपका? क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है? क्लैडिंग एक धातु की परत को दूसरी धातु की सतह पर जोड़ने की प्रक्रिया है जिससे बेहतर गुणों वाली एक मिश्रित सामग्री बनाई जाती है। सिंपली बोल सकते हैं कि क्लैडिंग में आमतौर पर अलग अलग गुणों वाली दो या अधिक धातुओं को जोड़ा जाता है। जो आपका यूएसए में कॉइन बनाया जाता है उसमें क्लैडिंग मेथड का ही यूज होता है। ऑप्शन सी क्या है? फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या होता है? फोर्जिंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है जो स्थानीयकृत संपीड़न बलों को लागू करके धातु को आकार देती है, अक्सर हथौड़ा या दबाव के माध्यम से। आपने देखा होगा लोहे को गर्म किया जाता है, जब वो लाल हो जाता है हीट होके तो उसे पीट के एक आकार दिया जाता है, तो आपका क्या होता है? फोर्जिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आपका कैल्सिनेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं निस्तापन, यह क्या होता है? कैल्सिनेशन अयस्क को उसके गलनांक से नीचे सीमित वायु में या विदाउट एयर, दोनों बोल सकते हैं, सीमित वायु में या विदाउट एयर में गर्म करने की विधि है और इस विधि का उपयोग ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक कार्बोनेट के सांद्र अयस्क को गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो कैल्सिनेशन हिंदी में बोलते हैं निस्तापन, क्या होता है? तो इसमें अयस्क को उसके गलनांक से नीचे सीमित वायु में या विदाउट एयर गर्म किया जाता है और इस विधि का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। और रोस्टिंग क्या होता है? तो रोस्टिंग में क्या करते हैं कि अयस्क को उसके गलनांक से नीचे एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में गर्म करने की प्रक्रिया है। उल्टा है, कैल्सिनेशन में क्या था? सीमित वायु में या विदाउट एयर। यहाँ पे क्या है? अयस्क को उसके गलनांक से नीचे एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में गर्म करते हैं रोस्टिंग में, और यह विधि सल्फाइड अयस्कों पर लागू होती है। कैल्सिनेशन में क्या था? किस पे लागू था? कार्बोनेट अयस्कों। और रोस्टिंग में क्या है? सल्फाइड अयस्कों पर लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कैल्सिनेशन में आपका CO2 आपका रिलीज हो रहा था और इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक टर्म आपका होता है स्मेल्टिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रगलन। ये क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है और बीपीएससी पूछ भी चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह किस नियम द्वारा दिया गया है? The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid या solution. This is given by which law? तो ये आपका दिया गया है हेनरी के द्वारा, हेनरीज लॉ बोलते हैं, हेनरी का नियम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ये भी याद रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन बी क्या है? अच्छा, एवोगाड्रो लॉ, ये क्या होता है? एवोगाड्रो का नियम। तो एवोगाड्रो का नियम कहता है कि स्थिर तापमान और दबाव पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए गैस का आयतन गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या कहता है? इसे अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यह बताता है कि प्रकाश या अन्य तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय किस प्रकार मुड़ती है। यह आपका है स्नेल्स लॉ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। और यहाँ पे n1 और n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ले चैटेलियर, तो यहाँ से जो ये आपका जो ले चैटेलियर प्रिंसिपल है, इसमें आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना है। ऊष्माक्षेपी संतुलन, एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम में तापमान में वृद्धि से उत्पाद निर्माण कम हो जाता है तथा तापमान में कमी से उत्पाद निर्माण बढ़ जाता है। जो ले चैटेलियर का सिद्धांत है, इसके अनुसार एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम ऊष्माक्षेपी संतुलन में तापमान में वृद्धि से उत्पाद निर्माण कम हो जाता है तथा तापमान में कमी से उत्पाद निर्माण बढ़ जाता है। ठीक इसके अपोजिट एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? तापमान में वृद्धि से उत्पाद निर्माण बढ़ता है तथा तापमान में कमी से उत्पाद निर्माण घटता है। ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है? तो ले चैटेलियर के सिद्धांतों के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसके सीधे अनुपातिक है? जो क्वथनांक उन्नयन है किसके सीधे अनुपातिक है? तो विलयन की मूललता या विलयन में विलेय की मूललता, ऐसे भी बोल सकते हैं। विलयन में विलेय की मूललता, दोनों सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसके सीधे अनुपातिक है? तो विलयन में विलेय की मूललता, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो क्वथनांक का उन्नयन है यह विलयन में विलेय की मूललता के समानुपाती होता है। अच्छा, मोलालिटी क्या होता है? या हिंदी में जो मूललता बोलते हैं, तो मोलालिटी विलयन में विलेय की सांद्रता का माप है जिसे विशिष्ट रूप से प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये आपको याद रखना है। जो मोलालिटी होता है इज ए मेजर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट in a solution defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent। ये याद रखना है। और गणितीय रूप से कैसे लिखते हैं? डेल्टा टी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एम। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी आपका यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। के बी क्या है? के बी आपका है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। के बी आपका क्या है? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और एम क्या है? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि की गति, जो स्पीड ऑफ साउंड है, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम होती है? तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के गुणों, मुख्यतः उसके घनत्व, डेंसिटी और इलास्टिसिटी से निर्धारित होती है। और ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे तेज होती है, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा और 100 डिग्री सेल्सियस पर हवा, इसमें किस में ज़्यादा होगा? तो इसमें आपका ज़्यादा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर हवा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। लेकिन ओवरऑल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पानी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? ई डॉट डी एस। डी एस क्या है? एरिया। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू ई डॉट डी। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपली मतलब आपको ओवरऑल केवल जानना है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि डायरेक्शन क्या है, डॉट कहाँ है, क्रॉस क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो V इक्वल टू ई डॉट डी होता है। तो E इक्वल टू वी बाई डी। वी क्या पोटेंशियल है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, V बाई डी इंटू डी एस। अब देखो D क्या है? यहाँ पे लेंथ में है, V क्या है? पोटेंशियल है। तो V की जगह पे वोल्टेज लिख देंगे, लेंथ की जगह पे यहाँ पे D क्या है? लेंथ, मीटर। डी एस क्या है? एरिया है ना, तो एरिया एम स्क्वायर लिख देंगे। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा?
वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी याद रखना है। अच्छा, ये कैसे हुआ? तो देखो अभी क्या बताया, फ्लक्स क्या होता है E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करोगे, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये क्या है, एरिया है ना, फोर्स का आपका न्यूटन हो जाएगा, एरिया है मीटर स्क्वायर और चार्ज कूलम में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये भी हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। अब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसे यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू B.A। बी क्या है आपका, बी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला में मेजर करते हैं। ए क्या एरिया है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टेस्ला को टी से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं यहाँ से 1 टेस्ला इक्वल टू, तो 1 टेस्ला इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स क्या है, वेबर है ना, फ्लक्स क्या है, वेबर है, तो 1 टेस्ला कितना होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ही आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त यानी इलिप्टिकल है तथा सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर है? तो ये आपका बताता है केपलर का पहला नियम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केपलर का पहला नियम क्या बताता है, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस। फोकस पे कौन होता है, सन होता है। अच्छा, फिर केपलर का दूसरा नियम क्या बताता है? केपलर का दूसरा नियम कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ इसे पिक्चर से समझते हैं। ये आपका यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लैनेट है, यहाँ पे है प्लैनेट। सपोज डैट डेल्टा टी समय में, यहाँ पे डेल्टा टी समय में कितना एरिया कवर किया, डेल्टा ए एरिया कवर किया। तो अगले डेल्टा टी समय में भी कितना कवर करेगा, डेल्टा ए एरिया ही कवर करेगा। अगले डेल्टा टी समय में भी डेल्टा ए एरिया कवर करेगा। ये आपका है केपलर का सेकेंड लॉ। अच्छा, केपलर का तीसरा नियम क्या है? तो केपलर का जो तीसरा नियम है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। मान लो कि सेमी मेजर एक्सिस ए है और टाइम पीरियड यहाँ पे पी है, तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए क्यू के। यहाँ से भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है या फॉर्मूला भी पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन कितना होता है? मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, तो ये आपका होता है -f0/fe, या मॉड में भी इसे लिख सकते हैं, मॉड में लिखे f0/fe। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है जो फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पे हो, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन f0/fe, और लेंथ कितना होता है टेलीस्कोप का, f0+fe। लेकिन अगर फाइनल इमेज कहाँ पे बने, एट डी का मतलब यहाँ पे हुआ नियर पॉइंट। अच्छा, नियर पॉइंट कितना होता है ह्यूमन आई का, 25 सेंटीमीटर। तो इस केस में कितना होता है, -f0/fe 1+fe/d, और इस केस में लेंथ क्या होता है, f0+fe/d/fe+d। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी विलयन में मिलाया जाता है, हिंदी के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अवाष्पशील विलय। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी विलयन में मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विलेयकन विलयन के वाष्प दाब को कम कर देते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ इसे डिटेल में देखते हैं। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट।
जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द सॉल्यूशन फॉर इट टू बॉयल, और यही कारण है कि ये इंक्रीज कर देता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि माध्यम के अवयव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम तरंग संचरण वे प्रोपगेशन की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो उस तरंग को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ के आ रहा है कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है और एक परपेंडिकुलर होता है यानी राइट एंगल होता है किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैसे कोई वेव ऐसे ऐसे चलती है तो ये डायरेक्शन, ये आपका है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो क्या परपेंडिकुलर है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में फ़र्क क्या होता है। तो देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, और ट्रांसवर्स वेव को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल भी ऐसे जा रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है ये भी आपका सेम ही है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल, जो पार्टिकल होता है मूव करता है एट राइट एंगल, किस पे, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दे आर पॉसिबल इन ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये पॉसिबल है ऑल काइंड ऑफ मीडिया। ट्रांसवर्स वेव जो है ये आपका है, दे आर पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स, जो ट्रांसवर्स वेव है किस में पॉसिबल है, केवल सॉलिड में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि जो सरफेस वेव, जब हम लोग तालाब में पत्थर डालते हैं तो जो एक वेव बनता है सरफेस वेव, वो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है, तो वो तो लिक्विड में होता है। फिर हमने यहाँ पे कैसे बोला कि दे आर पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स, तो देखो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव को चाहिए टेंशन, ट्रांसवर्स वेव को चाहिए टेंशन चाहिए, और सरफेस ऑफ वाटर पे टेंशन मौजूद होता है, सरफेस ऑफ वाटर पे टेंशन जो होता है आपका क्या होता है, मौजूद होता है, तो आपका होता है ट्रांसवर्स वेव। और वही सरफेस के नीचे वेव नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव नहीं होता है, वो केवल सरफेस पे ही होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, यहाँ से हो सकता है आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले या कोई भी पूछ सकता है। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, यानी श्रिंक और गर्त हिंदी में बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कांट बी पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड नहीं हो सकता, लेकिन ट्रांसवर्स वेव जो होता है दे कैन बी पोलराइज्ड। साउंड वेव आपका हवा में है, किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का है, और जो वाइब्रेशन है स्ट्रिंग में किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि यदि दो प्रणालियाँ किसी तीसरी प्रणाली के साथ अलग अलग तापीय साम्यावस्था थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्यावस्था में होगी। ये कौन सा बताता है, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द लॉ that states if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are in thermal equilibrium with each other is called the zeroth law of thermodynamics। इसे पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे तीन सिस्टम है, ए बी और सी। ए बी के साथ आपका तापीय साम्यावस्था में है यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी सी के साथ भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। या ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ अभी आप क्या होगा, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब आपके दिमाग में आएगा इसमें नया क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं तीन लोग हैं, राम श्याम मोहन। राम श्याम को पहचानता है, श्याम मोहन को पहचानता है, तो क्या ज़रूरी है कि राम और मोहन एक दूसरे को पहचाने? लेकिन जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके अकॉर्डिंग राम और मोहन भी पहचानेंगे एक दूसरे को, तो ये आपका है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या है? तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या कहता है कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इट कांट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड। इसे ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इस प्रिंसिपल को हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट रिलेट्स इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क विद इन ए सिस्टम। और इन दिनों में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। मतलब कोई हीट दे रहे हैं तो वो आपका इंटरनल एनर्जी में जाता है और कुछ वर्क डन में। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्लू क्या होता है? वर्क डन होता है। सेकंड लॉ क्या होता है? देखो, सेकंड लॉ में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा उसमें करवाऊंगा। यहाँ से बस आपको ये याद रखना है, इन एनी नेचुरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन ओनली इंक्रीज या रिमेन कॉन्स्टेंट। कभी डिक्रीज नहीं होता है, नेवर डिक्रीज्ड। ये बस सिंपली याद रखना है, नेवर डिक्रीज्ड। सेकेंड लॉ क्या कहता है? इन एनी नेचुरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन ओनली इंक्रीज या रिमेन कांस्टेंट। मतलब डेल्टा एस क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा। और जीरो किस केस में होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जब एक ईंट को पानी में गिराया जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो बेसिकली क्या होता है, ईंट में क्या होता है? एयर ट्रैप्ड होता है। जब ये पानी में गिरता है तो वाटर क्या कहता है? उस हवा को हटाता है, डिस्प्लेस करता है, तो वही बुलबुला दिखाई देता है। तो ईंट के छिद्रों में हवा के कारण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध सिलिकॉन को समूह 5 तत्व के साथ डोपिंग करने पर हमें किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है, किसकी वजह से करता है? तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से। होल्स आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अब देखते हैं पहले केस में क्या होता है। जब प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम इज डोप्ड बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, देन 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विथ 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन। सिंपल लैंग्वेज में इसे समझते हैं। सबसे पहले जो आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ हुआ, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी इसकी कितनी होती है? 5 होती है। सिलिकॉन या जर्मेनियम कितनी होती है? 4 होती है। तो होता क्या है, जब डोपिंग किया जाता है तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जो कि क्या बोलते हैं इसे, सिलिकॉन या जर्मेनियम को होते हैं, ये बंध जाते हैं। तो आपका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो मतलब निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये आपका बनाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसलिए बनाता है कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पे क्या होता है। तो जब जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसमें डॉप्ट करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। तो 3 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों में से 3 के साथ बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होल्स ज़्यादा होता है। तो ये क्या बनाते हैं? ये आपका बनाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या बनाएंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, then the 3 valence electron of the impurity bond with 3 of the 4 valence electron of the semiconductor, और ये आपका बनाता है p टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो n टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है ना, n टाइप सेमीकंडक्टर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होते हैं।
नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होते हैं। और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, ठीक है, नाम से ही लग रहा है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ये आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा एक पॉइंट और, फर्मी लेवल कहाँ पे होता है पूछता है, तो जो फर्मी लेवल होता है EF से डिनोट करते हैं इसे। तो फर्मी लेवल जो होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये याद आपको रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अधिकांश एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन काली की लौ सूटी फ्लेम के साथ क्यों जलते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन अनुपात अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में घटकों को सेपरेटिंग फनल का उपयोग करके अलग किया जा सकता है? तो इस देखो सेपरेटिंग फनल का उपयोग कहाँ करते हैं, ए सेपरेटिंग फनल कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, हिंदी में क्या बोलते हैं, अमिश्रणीय द्रव। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑयल एंड वाटर का मिश्रण हुआ तो इसको सेपरेटिंग फनल से हम लोग अलग करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो एसीटोन और पानी का मिश्रण है इसको अलग करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से, और जो इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिश्रण होता है इसको अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन को दर्शाती है? तो ये आपका होता है अपघटन प्रतिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका FeSO4 होता है ग्रीन कलर का होता है, तो जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो ये वाटर को लूज करता है और ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। फिर हीट करते हैं तो जो किसे हीट करते हैं, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को, तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, जो कि आपका होता है ब्राउनिश रेड में। इसके अलावा बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अगर आपसे कलर पूछते तो पहले आपका चेंज होता है वाइट में, फिर हीट करते हैं और आगे तो FeSO4 किस में चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3, जिसका कलर होता है ब्राउनिश रेड। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।